चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th फिजिक्स 2024 की तैयारी। फिजिक्स के अंदर हर एक चैप्टर वाइज अपन लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे और लॉन्ग तीनों करेंगे। तो आराम से देखिएगा, यदि मजा आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो कंपलसरी है, जरूर कीजिए यदि पसंद आता है तो। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले जो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के अंदर जो पहला आपका चैप्टर है उसके अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसका आधा पार्ट इसमें करेंगे, आधा पार्ट दूसरे वीडियो के अंदर करेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंदर। कब से लेके क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? 2011 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड के 10th बोर्ड का। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है चिन्ह के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। किसकी होती है धनात्मक फोकस दूरी? समझते हैं। सबसे पहले हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ऐसा ही होता है, प्रकाश की किरण इस तरफ से आएगी, उत्तल लेंस के बाद कहां जाके मिलेगी? यहाँ पे, इसको कहते हैं फोकस। जब हम कोई भी जो दूरी मापी जाती है यहाँ P से मापते हैं, तो यदि प्रकाश की दिशा ऐसी है, इस साइड से जा रही है, ऐसी है, तो इस यहाँ से इस तरफ यदि कोई दूरी मापेंगे तो उसको धनात्मक बोलते हैं और इस साइड से इस तरफ की दूरी को ऋणात्मक बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको इस तरफ जाना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस इसका धनात्मक। तो मतलब ये तो सही, अच्छी बात है। दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसा ही होता है, ऐसा, ठीक है। अब प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद ऐसे गई, इसको पीछे खींचेंगे, कहाँ मिलेगा जाके? फोकस के ऊपर, ठीक है। दूरी कहाँ से मापना है? P से। प्रकाश की दिशा कैसी है? ऐसी। तो यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो हमको फोकस मिलेगा, मतलब प्रकाश की दिशा में गए तो फोकस मिला, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो उत्तल दर्पण भी धनात्मक, ठीक है। अब आते हैं तीसरा हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कुछ ऐसा, पीछे से ऐसा ऐसा ऐसा, किरण आई समानांतर किसके? प्रधान अक्ष के समानांतर, तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। अब फोकस यहाँ से दूरी मापना है, इसके लिए हमको इस तरफ जाना पड़ेगा, तब तो दूरी मापोगे। अब प्रकाश की दिशा ऐसी, जाना हमको है ऐसे, तो दिशा में जाते तो धनात्मक, दिशा के विपरीत ऋणात्मक। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए बी। दोनों में ए बी सही किस में है? डी में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारा कौन सा आया? पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। उम्मीद है समझ में आया होगा क्यों इस दोनों में धनात्मक आया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ओके, 2019 में भी पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? तो ये हमारा है दर्पण सूत्र, पढ़ चुके हैं दर्पण सूत्र। ये हमारा इसको क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र। यहाँ दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f दर्पण सूत्र होता है, जबकि लेंस सूत्र हमारा क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, दोनों हम 10th के सिलेबस में पढ़ना है अपने को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/v + 1/u = 1/f। कब कब पूछा है? 20 में, 21 में और 23 में, 3 साल पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या रहा है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, मतलब f की वैल्यू क्या रहा है? +20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? दर्पण बोला ना, दर्पण के पीछे देखे थे, याद है पहले? ये हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण। रेखा आई और यहां से गुजर गई, इसको फोकस कहे। इस तरफ दूरी, यहां से P से इस तरफ जाएंगे तो हमको फोकस मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए? फोकस को ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ धनात्मक है तो इसकी तो बात करेंगे नहीं। अब आते हैं इसके ऊपर उत्तल दर्पण में, यहाँ गई, ये कहाँ से? टकराने के बाद ऐसे वापस जाएगी, ऐसे पीछे खींचेंगे तो फोकस से मिलेगा, और इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव हम लेते हैं। तो धनात्मक किसके लिए होगा? उत्तल के लिए। तो कह सकते गोलीय दर्पण कैसा होगा? हमारा उत्तल होगा। आसान था। देखिए एकदम आराम से समझिएगा, इस P पोल से बैक पीछे की तरफ जाएंगे प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक लेंगे, और प्रकाश की दिशा में जाएंगे तो उसको क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। इतना याद है तो बात ही खत्म है। तो थर्ड का हो गया हमारा बी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। आप जब आईने के सामने खड़े होते हो तो वो आपका समतल दर्पण है, तो कैसे दिखते हो?
आप जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, उतनी ही लंबाई उतनी ही दूरी, ठीक है। तो कैसा होता है प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण है हमारा प्लेन मिरर, तो कैसा दिखेगा? सबसे पहली बात तो लाइट आएगा तो ये एक्चुअल में कहीं से नहीं मिलेगा, ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। मतलब वापस लाइट ऐसे चला गया, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, दोनों को हम आगे बढ़ाए तो यहाँ, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी, मतलब काल्पनिक। जैसा ये है सीधा, वैसा ही ये भी सीधा बना है तो सीधा बनेगा। जितना बड़ा ये साइज है इसका, उतना ही बड़ा इसका भी साइज है, तो ये भी क्या होगा? दोनों का आकार सेम होगा, एक जैसा साइज होगा। और दर्पण ये है, वस्तु यहाँ है और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बना है, तो कह सकते हैं दर्पण के पीछे और समान दूरी पे। तो कह सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। आभासी या काल्पनिक होता है, तो कह सकते हैं काल्पनिक होता है। पांचवा, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? देखो याद रखना है, इसको कहा जाता है इसका मुख्य अक्ष। जो भी दूरी मापी जाती है यहाँ ध्रुव से मापी जाती है। यदि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो इसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक मानते हैं, इसके इस साइड जाते हैं तो इसको धनात्मक मानते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मतलब पोल से मापा जाता है। जैसे ये पोल है, इससे मापी जाएगी, चाहे इस साइड मापो चाहे इस साइड मापो। तो कह सकते हैं वक्रता केंद्र नहीं, ध्रुव सही बात है, फोकस बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई तो कोई बात ही नहीं है। तो आसान था, ध्रुव से मतलब पोल से मापा जाता है। पांचवा का हो गया बी। छठा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन मतलब उससे बड़ा होता है, क्या होता है? तो आवर्धन का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। पीछे भी देखें समतल दर्पण में दोनों की ऊंचाई क्या होती है? जितना बड़ा हमारा बिंब होता है उतना ही बड़ा हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो मतलब क्या कह सकते हैं? और ये सीधा भी होता है तो कह सकते हैं सिंपल सा +1। छठा क्या हो जाएगा? +1। सिंपल सा आभासी होता है, पीछे भी देखें सीधा होता है, वस्तु के साइज के बराबर, आकार के बराबर, दर्पण के पीछे और समान दूरी पे। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? छठा का ए। सातवां आते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? मिल सकता है मतलब पॉसिबिलिटी है कि हाँ मिलेगा। पहला कह रहा है समतल दर्पण। अभी पीछे भी देखे थे आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से हमेशा आभासी ही मिलता है। दूसरा हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी हमेशा हमारा कैसा मिलता है? आभासी मिलेगा, छोटा मिलेगा लेकिन आभासी मिलेगा। इस साइड मिलता है, एक्चुअली तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे क्या मिलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा मानते हैं। तो ये भी आभासी मिलेगा हमेशा। और अवतल दर्पण में भी सिंगल एक ऐसा केस होता है जिस समय आपको आभासी मिलता है। कब? जब वस्तु को रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच में, तो हमको आभासी और वस्तु के आकार के मतलब बिंब के आकार से बड़ा मिलता है, ठीक है। तो इस तीनों केस में, पहला केस में इसमें हमेशा, इसमें भी हमेशा, और इसमें सिर्फ एक केस बनेगा जब किसमें? फोकस और ध्रुव पोल के बीच में होगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा? आभासी मिलेगा। इसको तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनमें सभी। और इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। यदि इसका टेबल देखते हो आप, ऐसा टेबल आपके बुक में मिलने वाला है। यदि अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक केस ऐसा होता है जब आभासी मिलता है और क्या होता है? वर्धित मतलब बड़ा मिलता है। दर्पण के पीछे भी इमेज में पीछे देखें, कब? जब ये पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। इसके अलावा हर एक केस में हमको क्या मिलता है? वास्तविक मिलता है, याद रहेगा। दूसरा, उत्तल दर्पण की बात करें, इसमें दोनों केस में आभासी ही मिलता है और सीधा मिलता है, और दोनों केस में हमारा छोटा मिलेगा। एक में बहुत ज्यादा छोटा, एक में छोटा। चाहे वस्तु कहीं भी हो, अनंत पे होगा तो बहुत ज्यादा छोटा मिलेगा, अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा तो क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। मतलब बहुत ज्यादा छोटा से छोटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, नहीं? तो इस केस में हमेशा हमारा क्या होगा? उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा मिलने वाला है। लेकिन अवतल दर्पण में सिर्फ एक ऐसा कंडीशन है जिससे हमको आभासी और सीधा मिलेगा। कब? जब ये फोकस और पोल के बीच में रहेगा। इतना ध्यान रखना है। तो तीनों, उम्मीद है कि ये आप
समझ गए होगे इनमें से सभी क्यों है। और ये याद रखिए, या इसका डायग्राम आपको आपके टीचर बताए होंगे, उससे भी आप हर एक चीज को समझ सकते हैं। या बुक खोलोगे तो उसमें भी एक एक का डायग्राम दिया हुआ है। चलिए अगले पे चलते हैं। क्या रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इनफाइनाइट, याद होगा। दूसरा आता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे होता है, ऐसा, ठीक है। प्रकाश किरण आएगा दर्पण से टकराने के बाद फोकस से, यदि ये समानांतर है इसके, तो आएगा ऐसा और ऐसे टकरा के फोकस से निकल जाएगा। तो जो भी दूरियां मापी जाती हैं पोल से, ध्रुव से, इस साइड आएंगे तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इस साइड प्रकाश की दिशा ये हमको चलना है उसके विपरीत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक ही पूछा जा रहा है, हाँ पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो गया, ये अवतल दर्पण। और तीसरा हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में यदि प्रकाश की किरण ऐसे समानांतर आती है तो टकराने के बाद कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। इसको पीछे खींचोगे कहाँ मिल जाएगा, फोकस के ऊपर। तो इस साइड जाएंगे तो हमको कैसा फोकस मिलेगा, तो धनात्मक मिलेगा। तो ये हमारा धनात्मक होगा किसके केस में, उत्तल दर्पण केस में। तो इसमें धनात्मक होगा, इसमें हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक। और चूंकि ऋणात्मक पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है। नौवां, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है। अवतल दर्पण याद है, इसमें सिर्फ एक ऐसा कंडीशन है जहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब में, पीछे देखे थे पूरा लिस्ट, सब में कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो कौन सा कंडीशन होता है, जब ये ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब ये कैसा बनता है, आभासी या काल्पनिक और सीधा बनता है। मतलब ये फोकस, ये हमारा ध्रुव, दोनों के बीच में रखोगे तो ये क्या होगा, बिंब के आकार से बड़ा भी बनेगा, दर्पण के पीछे भी बनेगा, और कैसा बनेगा, काल्पनिक, क्योंकि ये ऐसा मिलाना पड़ता है। मतलब मिल नहीं रहा है, एक्चुअली मिलाने की चेष्टा की जा रही है। तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, वक्रता केंद्र नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो मतलब 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, फोकस और ध्रुव के बीच में। यहां भी याद है, ये पूरा इसमें सारे में क्या मिले थे, वास्तविक ही मिला है, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें काल्पनिक या आभासी मिलता है, वो कौन सा होता था, ये वाला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक अभिसारी किरण पुंज, कौन सा है, अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। ओके, ये हमारा समतल दर्पण। एक अभिसारी का मतलब क्या है, सब जाके एक किसी बिंदु पे मिल रहा है, उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज। ये आपको किरण पुंज के बारे में 2 मार्क्स में भी पूछे हुए हैं। अच्छा चलिए, तो यदि ये हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है, तो जो किरण पुंज आएगी अभिसारी वाली ऐसे आएगी, यहां से टकरा के क्या हो जाएगा, ऐसा। यदि इस साइड से आ रहा होता तो कैसा होता, ऐसे आता, और टकराने के बाद ऐसा। मतलब ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, टकराने के बाद वापस से ये इसको आगे बढ़ाते तो भी ये जाके ऐसे ना मिलता एक पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलते, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। टकराने के बाद वापस ये एक पॉइंट पे ही मिल रहा है, तो ये वापस मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, परावर्तन के बाद हमारा वापस एक पॉइंट पे मिल रहा है, ऐसे आया, यहाँ मिल रहा है, ये भी यहीं मिल रहा हुआ, तो दिखेगा क्या, ये भी वापस से कैसा बनेगा, अभिसारी ही बनेगा। पहले भी अभिसारी था, अब वापस से अभिसारी। जैसे फिगर में भी देखोगे, ये आ रहा है बहादुर, इसको आगे बढ़ाते तो अभिसारी था, आफ्टर परावर्तन ये वापस से इस पॉइंट पे आके मिलेगा, तो वापस एक ही बिंदु पे आके मिल रहा है, तो वापस अभिसारी ही रहेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए 2023 कितना क्वेश्चन है भाई 2023 में। नेक्स्ट 2022 में हम लोग आते हैं, एक मिनट, 2023 का बी। नेक्स्ट हमारा है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा, याद है पूरा लिस्ट देखे थे, अवतल और उत्तल दोनों का, ठीक है। तो अब उत्तल के केस में हमेशा हमको सीधा मिलता है,
ठीक है। और दूसरा किसमें सीधा मिलता है, जब समतल दर्पण होता है तो भी हमको सीधा मिलता है। तो कह सकते हैं समतल दर्पण, ये वाला फिगर देखे हैं, जैसा ये वैसा ही इसका प्रतिबिंब या इमेज कह सकते हैं। तो हमारा कह सकते हैं समतल दर्पण में मिलता ही है, दूसरा उत्तल दर्पण में भी मिलता है, मतलब या तो समतल अथवा उत्तल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11 का डी। ठीक है, दिख रहा है एक चीज, और इसको तो याद रखने में क्या, उत्तल दर्पण में तो हमेशा क्या मिलना है हमको, आभासी मिलना और सीधा मिलना है। ठीक है, ये तो याद रहेगा। और ये तो उत्तल कहानी हो गया। अवतल में क्या होता है, मैं सारे सिर्फ एक केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में क्या होते हैं हमारे काल्पनिक मिलते हैं, वास्तविक मिलते हैं। जबकि एक केस में हमारा क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, आभासी मिलता है। कब, जब फोकस और पोल के बीच में होता है। ये हो गया 11 का डी। 12 कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण, इससे पहले भी 2-4 क्वेश्चन में ये चीज आ चुका है। मतलब यदि आप अच्छे से इसको कर लेते हो प्रीवियस ईयर को, तो आने वाले क्वेश्चंस आप इजीली बना पाओगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट ऐसे आएगी, टकराने के बाद कैसे जाएगा, ऐसा। कहां से जाएगा, फोकस से। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, चूंकि ये हमारा इसका ध्रुव है, प्रकाश की दिशा ऐसी, हमको यहाँ फोकस तक की दूरी मापनी है, कहां से, पी से, तो हमको ऐसे चलना पड़ेगा। तो उल्टा चलेंगे प्रकाश की दिशा से, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव, मतलब ऋणात्मक होगा। तो अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। इजी। 17 का क्या हो जाएगा, बी, सॉरी 17 कह रहे, 12 का बी। तेरह, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हमेशा छोटा। याद, ये टेबल देखे थे, अत्यधिक छोटा और छोटा, दो ही कंडीशन होता है, मतलब हमेशा छोटा ही मिलना है। अत्यधिक छोटा कितना छोटा होता होगा, जितना भी होता होगा। ठीक है, दोनों केस में हमारा क्या मिलेगा, कहीं भी रखोगे किस केस के, उत्तल दर्पण के अंदर, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, छोटा ही मिलने वाला है। तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल, उत्तल, उत्तल। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए। फोर्टीन की बात करें, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसकी परावर्तक पृष्ठ ये हमारा, इसकी वृत्ताकार सीमा की रेखा ये, और इसको बोला जाता है एपर्चर, या इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या बोला जाता है, दर्पण का द्वारक या एपर्चर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का द्वारक। अब बात करें यदि मुख्य फोकस की, तो ये होता है मुख्य फोकस, इसको कहते हैं क्या चीज, कहाँ गया, वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक को सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको कह सकते हैं आर, वक्रता त्रिज्या। प्रधान अक्ष, ये वाली लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। 2018-22 में पूछा है, उम्मीद है समझ रहे होंगे एपर्चर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 14 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। 15 की बात करें, समतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी इससे पहले ही बात किए थे, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट। अब सीधा है तो मतलब कर्व रहेगा, तब तो उसकी कुछ क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र होगा। समतल दर्पण तो सीधा है, उसमें कौन सा वक्रता केंद्र आने वाला, जब वक्रता केंद्र नहीं तो फोकस नहीं, मतलब अनंत। तो अनंत ब्रह्मांड में घूमते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 का ए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो कहां रखने पे समान आकार का बनता है, समान साइज का, यहां वस्तु को कहां रखा जाता है, जब वक्रता केंद्र के ऊपर रखते हैं, सी पर रखते हैं, तो वक्रता केंद्र पर ही उसका बिंब भी बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बोला है ना, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। तो समान आकार का ही बना, वास्तविक भी बना और उल्टा ही बना। तो याद रखेंगे कहाँ हमको रखना पड़ता है, वक्रता केंद्र पे। और आपको रे डायग्राम के अंदर और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि भैया जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रहता है तो हमारा क्या बनता है, सेम आकार का, जस्ट उसके नीचे मतलब उल्टा और समान साइज। ठीक है,
उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है और छोटू होता है। तो क्या होता है? सबसे पहले मतलब सीधा होता है, अच्छी बात है, दो में सीधा है, और दूसरा हासित मतलब छोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी। इसका तो एकदम याद ही हो गया होगा कि मतलब हमेशा छोटा ही होना है, हमेशा सीधा ही होना है, हमेशा काल्पनिक ही होना है। ठीक है, चाहे कहीं रख दो। 18, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, यही होता है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी, वास्तविक, काल्पनिक प्रतिबिंब तो आभासी ही होगा ना, आभासी। तो दोनों का आभासी में अलग अलग स्पेलिंग है, नहीं? आपका एनसीईआरटी इस तरीके से आभासी लिखता है। तो 18 का हो जाएगा हमारा बी। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, जब काल्पनिक लिख ही दिया तो फिर पूछना क्या चाहता है, छोड़ो। चलिए, गोलीय दर्पण में के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच, याद होगा यदि कोई गोलीय दर्पण है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसके ये हमारा फोकस होता है, और फोकस जो होता है यहां से यहां तक, और जो फोकस होता है 2f बराबर होता है r के, तो f बराबर लिखा जा सकता है r/2। ओके, तो f बराबर क्या लिखा जा सकता है? r/2। f बराबर कहां से है भैया? r/2। चलिए, 2f बराबर r तो है, 2f बराबर r, तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? a। 19 का a। आसान है, यहां भी देख सकते हैं, यहां से यहां तक को r, यहां से यहां तक को f, और ये क्या होता है? यहाँ ये जितनी दूरी है उतनी ये भी दूरी होती है, तो लिख सकते हैं 2f बराबर r। तो 19 का हमारा क्या हो गया? a। चलिए 20 में आते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो ये तो याद रखना पड़ेगा कि भैया कौन सा दर्पण को कहाँ यूज करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं अवतल दर्पण को। और कहाँ उपयोग करते हैं? टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का मतलब हेडलाइट में, सेविंग या हजामत दर्पण में, जो पूछा जा रहा है उसके, जो दांत, आंख, कान, नाक के जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग भी किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। सौर कुकर में, सौर भट्टी में, या परावर्तक दूरबीन में, इन सब जगह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, लगभग मैक्सिमम को जो चीजें दी गई है वो मैक्सिमम आपसे पूछी गई है। तो एक बार यदि आप याद कर लेते हो कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का ही ज्यादा उपयोग हो रहा है, उत्तल दर्पण का कम होता है, तो ध्यान में रहेगा तो फटाफट बनेगा क्वेश्चन। दाढ़ी जैसे ये बना रहा है, आप एकदम मस्त रहिएगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। लीजिए 20 का सी। इक्कीस की बात करें, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। अच्छा, इससे पहले भी शायद था, शायद तो था, चलिए जो भी है। तो कैसा होता है? एक तो सीधा हमारा समतल दर्पण में होता है, और दूसरा हमारा कौन सा, जो हमारा साइड मिरर होता है उसमें भी उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, उसमें भी हमारा होता है। तो समतल अथवा उत्तल हो सकता है, केवल अवतल में तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? या तो समतल अथवा उत्तल। 21 का डी। चलिए 22, प्रकाश से किरणें गमन करती है, तो ये आधी है भैया, प्रकाश की गमन हमेशा सीधा गमन करती है, सीधा स्ट्रेट, देख रहे हैं, स्ट्रेट चलेगा लाइट रे। तो टेढ़ी रेखा में नहीं, सीधी रेखा में। 22 का ए। 23 पे आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? याद ही है, 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ओके, और अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर। तो कितने होते हैं? 23 का बी। नेक्स्ट कह रहा है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित से कौन सा? अग्रदीप मतलब हेडलाइट, सब मतलब कार में भी होता है, बाइक में भी होता है, सब में हेडलाइट होता है, ऐसा कुछ दिखता है। इसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये वाला लिस्ट इससे पहले भी लाए थे। तो वाहनों के अग्रदीप मतलब हेडलाइट में उपयोग करते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण।
नेक्स्ट बात करते हैं, किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्शक दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब पीछे देखने वाले दर्पण। तो साइड मिरर्स से भी हम लोग पीछे ही देखते हैं, और ये जो लगा रहता है हमारा, देखते हो गाड़ी के ड्राइवर के सामने ऐसे करके लगा रहता नहीं है, ओके, इससे ही पीछे ही देखते हैं। ये भी हमारा कैसा होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। एक मिनट, चलिए, ठीक है, हेडलाइट ठीक है, ओके। तो इसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया था, कम इसका उपयोग है। वाहनों के पार्श्व दर्शक दर्पण, मतलब पीछे देखने वाला दर्पण हो, वाहनों के पीछे देखने वाला दर्पण, धूप के चश्मे में, आवर्धन चश्मे में, या साइड मिरर में। अभी जस्ट साइड मिरर की बात किए हैं, साइड मिरर की बात कहीं तो किए हैं, अच्छा हाँ किए हैं। तो पीछे था ना साइड मिरर वाला, कहाँ था भाई, ये हमारा साइड मिरर है। इसमें भी हम बात किए थे, कौन सा लगा होता है, उत्तल दर्पण, जिसमें सीधा हमेशा बनता है। तो कहाँ गया भाई, साइड मिरर। तो अभी जस्ट जो फिगर देखे थे, तो साइड मिरर में कौन सा लगा होता है हमारा, उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 25 का हो जाएगा ए। चलिए 26, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने मतलब ये दर्पण है हमारा, इसके सामने ये रखा है, इसकी दूरी कैसे ली जाती है। देखिए आपतित किरण की दिशा ये है, और हमको कोई भी चीज जो मापना है वो पोल से मापना है, तो उसके लिए हमको यहाँ से चलना पड़ेगा ऐसे। तो दिशा प्रकाश की दिशा में यदि हम चलेंगे तो हमको धनात्मक लेना है, प्रकाश के विपरीत दिशा में चलेंगे तो उसको ऋणात्मक लेना है। तो ये हमेशा कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक। ऐसे चलेंगे ना, यहाँ से दूरी मापना है तो ऐसे चलना पड़ेगा, तब हम यहाँ पहुंचेंगे। तो इसकी दिशा के विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक लेंगे। तो कह सकते हैं 26 का बी। हो गया। 27, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो याद रख सकते हैं, यदि धनात्मक होगा तब प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, जबकि ऋणात्मक होगा प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। इस चीज को ध्यान में रखना, मैक्सिमम जगह यही काम आएगा। तो 2 लाइन याद रखने में क्या जाता है। तो हमको क्या कह रहा है, ऋणात्मक, ऋणात्मक के लिए प्रतिबिंब को कैसा बनना पड़ेगा, उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक, मतलब 27 का क्या हो जाएगा आंसर, ए। अट्ठाईस की बात करें, सौर कुकर के लिए कौन से दर्पण का सर्वाधिक उपयोग होता है। सौर कुकर, ये लिस्ट इससे पहले भी आया था, किधर है भैया सौर कुकर, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण, तो 28 का क्या हो जाएगा, सी। 29, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो कौन सा करते हैं, लिस्ट तो अपना देख रहे हो, ये इसका दांत का बड़ा प्रतिबिंब कौन सा, अवतल दर्पण का। ये हमारा दंत विशेषज्ञ, मतलब सारे विशेषज्ञ अवतल दर्पण ही, मतलब आंख कान नाक को जो इलाज करते हैं सारे कैसा यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। तो किधर है भैया अवतल दर्पण, 29 का बी। 30, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। फोकस दूरी मतलब दर्पण है तो फोकस दूरी f हमको मापना है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, v चाहिए और u चाहिए, मतलब दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो कह सकते हैं दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी और दूसरा दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, तो ये दोनों हमको चाहिए, मतलब v भी चाहिए और ये हमारा u भी चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, a और c दोनों चाहिए, तब तो हमको u पता होगा, v पता होगा, तब तो हम f निकालेंगे। हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तब तो ये f निकलेगा, ठीक है। एक इक्वेशन है जिसके अंदर 3 अननोन है, तो 2 नोन होगा तब तो तीसरा निकलेगा ना। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 का c, ओके। चलिए 31 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण
ऐसा कुछ होता है। इधर से हम, ये हो गई लाइट आई, आई तो आई, अब क्या होगा, आने के बाद ये टकराएगा, ऐसे जाएगा, ऐसा, ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या देख के रखा है, r बराबर कितना, 32 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग जानते हैं 2f बराबर r होता है, तो f बराबर कितना होता है, r/2। और r की, चूंकि ये कौन सा है, इस साइड जाने पे हमको फोकस मिला, मतलब धनात्मक होगा, तो f जो होगा हमारा कैसा होगा, धनात्मक, सबसे पहली बात। और वो कितना होगा, r/2 के, r की वैल्यू कितनी है, 32/2, मतलब 16 सेंटीमीटर, तो मतलब +16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 31 का सी। मतलब प्लस वाला क्यों लिए, उम्मीद है कि समझ में आया, क्योंकि इसका फोकस धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए 31 का हमारा हो गया सी। 32 के, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है कि हमारा आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, अच्छा ये नहीं होगा ना, अपवर्तन कोण कह रहा है ना, आपतन कोण ये, परावर्तन कोण ये, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 32 का ए। आपतन कोण ये वाला, परावर्तन कोण ये वाला, परावर्तन कोण और आपतन कोण। अपवर्तन कोण अलग होता है, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहां बात करेंगे अपवर्तन कोण की। ठीक है, अब विचलन कोण भी अलग होता है, कितने से विचलित हुआ, मतलब ये हो गया इसका विचलन कोण। चलिए 33 पे आते हैं, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, किसका है, प्रकाश तरंग। हमेशा याद रखिएगा, आप जब आगे पढ़िएगा तो भी आपको मिलेगा 12th में भी, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कौन सा, प्रकाश तरंगे, तो कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक याद होगा, अवतल दर्पण की जब हम बात किए थे तो वहां भी काल्पनिक एक ही कंडीशन में बना था, वो हमेशा सीधा बनता है। और यदि हम बात करते हैं किसके, उत्तल दर्पण की, तो वहां भी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। 34 का क्या हो जाएगा, ए, 34 का ए। नेक्स्ट, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया जाता है। अवतल दर्पण से सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होता है जिसमें हमको कैसा मिलता है, आभासी मिलता है। अब वो कब होता है, जब हम वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में, तो हमको क्या मिलता है, आभासी मिलता है, सीधा मिलता है और बड़ा मिलता है। तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, पोल और फोकस के बीच में। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में फोकस, तो मतलब कौन सा, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, 35 का डी। ओके, तो ये वाला जो टेबल है इसको ध्यान में रखिए। और ये वास्तविक और आभासी या काल्पनिक वाली कहानी तो मतलब हमको लगता है इतना इजी है कि आपको याद ही हो गया होगा। यदि अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होता है जब हमको काल्पनिक या आभासी मिलता है। उत्तल दर्पण में तो हमेशा वही मिलने वाला है। ठीक है, तो वो कंडीशन याद रखने में क्या जाता है। ठीक है, वरना रे डायग्राम खींचोगे आप, ठीक है, तो वहां से भी आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जहां तक हो सके सपोर्ट कीजिए। 10th के जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन है सारे के सारे आपको मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि यदि आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहता है तो इसके फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायो और मैथ, इनके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।